चलो बेटा, मैंने छोटा सा टॉपिक आप लोगों को खत्म करके दे देता हूँ। एग्जाम में आता भी है, बड़े इजी इजी सेक्शंस है, अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या सेक्शन है? सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139। तो पहले बात हो रही है फर्स्ट ऑडिटर की, जो पहला ऑडिटर कंपनी अपॉइंट करती है। दो कंपनियों के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बात हो रही है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। मान लेते हैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या जिम्मेदारी बोली गई है? मान लेते हैं आज ही रजिस्टर्ड हुई है वो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, 1 अप्रैल को, ठीक है। क्या बोल रहा है लॉ? जिस दिन तुम रजिस्टर्ड हो गए उसके 30 दिन के अंदर तुम्हारी कंपनी में पहला ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज। अगर तुमने 30 दिन में अपॉइंट नहीं किया अपने पहले ऑडिटर को, तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं, क्योंकि तुमने नहीं किया, तुमने मतलब किसने? बोर्ड ऑफ, तो वो अगले 90 दिन में एक ईजीएम करके उसको अपॉइंट कर लेंगे। समझा मैंने क्या बोला? अब ईजीएम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका पूरा खर्चा भी वो कंपनी से लेंगे। उसमें रेजोल्यूशन पास करेंगे किसको अपॉइंट करने के लिए? बोलो, किसको अपॉइंट करने के लिए? फर्स्ट ऑडिटर को। किसको अपॉइंट करने के लिए? फर्स्ट ऑडिटर को। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? तो पहले 30 दिन किसके लिए? बीओडी के लिए। और अगले 90 दिन किसके लिए हो गए बेटा? मेंबर्स के लिए, ईजीएम, है ना। पहला ऑडिटर लिखा बेटा, पहला ऑडिटर कब तक अपॉइंट रहेगा? पहली एजीएम तक। सर फिर पहली एजीएम में क्या करेंगे? या तो उसी को रीअपॉइंट कर लेना है, या नया ऑडिटर अपॉइंट कर लेना अगले 5 साल के लिए। ठीक है, ओके। अब ये हुआ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। किसका हुआ? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। एक बार रिपीट करो मेरे साथ, क्या लिखा है? इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, क्या कहता है बेटा? बीओडी शेल अपॉइंट विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, बोलो कितने दिन में अपॉइंट करना है? 30 दिन में। अगर 30 दिन में आपने अपॉइंट नहीं किया तो अगले 90 दिन में कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। कौन सी मीटिंग में? बोलो 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 बोलो। ईजीएम। दैट इज ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और पहला ऑडिटर कब तक अपॉइंटेड रहेगा? अगली एजीएम तक, फर्स्ट एजीएम तक। क्योंकि अभी फर्स्ट एजीएम हुई नहीं, अब तो अभी कंपनी सिर्फ चालू हुई है, पहली एजीएम हुई कहा। क्लियर हो गया यहाँ पर? सही है। तो 30 प्लस 90 टोटल कितने दिन मिल रहे हैं अपॉइंट करने के लिए? 120 डेज। अब आ जाओ गवर्नमेंट कंपनी, बहुत चिल्लर है। 139(7) गवर्नमेंट कंपनी में जिम्मेदारी है किसकी? ऑडिटर को अपॉइंट करने की, सीएजी की। ये इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। ये हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका ऑडिट करते हैं। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये इंडिपेंडेंट संस्था है, सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और सरकारी एजेंसीज ये ऑडिट करते हैं, सरकारी कंपनियों का ऑडिट करते हैं, है ना। सरकार का खर्च, पब्लिक मनी का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी इनकी चेक करने की। जितने भी घोटाले बाहर आते हैं हमारे देश में, यही निकालते हैं सीएजी। बेसिकली ये प्राइमरी अथॉरिटी, इनके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है, दैट इज कॉल्ड IANID, इंडियन अकाउंट्स, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IAAD। क्या बोला मैंने? IAAD, IAAD।
एंड ईडी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये काम करता है सीएजी के लिए। सरकारी कंपनी, सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तर, इनको ऑडिट करना। पीएम रिलीफ फंड का भी ऑडिट करेंगे ये, है ना। सरकारी कंपनियों का भी ऑडिट ही करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, सरकारी कंपनी में जिस दिन सरकारी कंपनी बनाई गई उसके 60 दिन के अंदर ये अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को। अगर ये नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं तो कौन अपॉइंट करेगा, कंपनी, उस संस्था का बीओडी अगले 30 दिन में। तो 60 प्लस 30 90 हो गए। और अगर 30 दिन में बीओडी भी नहीं कर पाया, हो गए ना, तो फिर कौन अपॉइंट करेगा, बिजली बताओ मेरे को। उस कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट करेंगे अगले 60 दिन में इन द ईजीएम। अगले 60 दिन में बोलो इन द ईजीएम। अगले 60 दिन में बोलो इन द ईजीएम। क्लियर हो गया? अरे बोलो कम ऑन, है ना। एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ। क्या क्या लिखा है, सरकारी कंपनी 139 7 CAG विल अपॉइंट विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है। अब इसमें ना एक बड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो सीएजी में वो 60 डेज में 30 डेज इंक्लूड है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले 60 दिन किसको मिले, सीएजी को। अपन इसको लिख सकते हैं, अपन लिख के भी क्लासिफाई कर सकते हैं। बोलो पहले 60 दिन किसको मिले, बोलो बेटा, सीएजी को। वो 60 दिन कब से चालू हुए थे, फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से। अगर आपने नहीं किया, आपने नहीं किया तो सीएजी फेल हो गया, सही है। फिर किसको मिलता है टाइम, बीओडी को। उनके फेल होने से 30 दिन, अगले 30 दिन आपको मिलेंगे। अगर बीओडी भी फेल हो गया, फिर नेक्स्ट 60 डेज किसको मिलेंगे, मेंबर्स को। और वो उसमें क्या कराएंगे, ईजीएम, एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। 60 30 60 ऐसे याद रखना आप ना, 60 30 और 60। ठीक है। तो कोई भी दिन किसी में इंक्लूड नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अरे बोलो यार, एग्जाम में पूछेगा तो लिख पाओगे ना अच्छे से। ठीक है। और अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, क्योंकि स्पेशल के चक्कर में फिर वो अपॉइंट ही नहीं कर पाएंगे। यानी ईजीएम में जो रेजोल्यूशन पास होगा वो कौन सा होगा बेटा, ऑर्डिनरी। 50% से ऊपर शेयर होल्डर भी एग्री कर जाएंगे तो आप ऑडिटर को अपॉइंट कर लोगे, गवर्नमेंट कंपनी में भी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में भी। 50% से ज्यादा भी शेयर होल्डर अप्रूव कर गए, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। लॉजिक भी है ना, नहीं तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये बात हो रही थी पहले ऑडिटर की, कंपनी बनने से। और ये कब तक अपॉइंटेड रहेगा, अगली एजीएम तक, जो अगले साल ही हो जाएगी। बात करते हैं आने वाले जो ऑडिटर्स हैं, पहले के अलावा, फर्स्ट के अलावा, फर्स्ट के अलावा वाले ऑडिटर की बात हो रही है। अब इनमें हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब वही पब्लिक प्राइवेट की बात हो रही है। अब एजीएम हो रही है, एजीएम तक आपने अपॉइंट किया था पहले वाले को, सही है। क्या लिखा बेटा सब्सिक्वेंट में, फटाफट पढ़ो। सर मेंबर अपॉइंट करेंगे इस सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑडिटर को, सेकंड ऑडिटर को मान लेते हैं पहली एजीएम में, जो कब तक अपॉइंट होगा, 5 साल के लिए अपॉइंट होगा ना, 5 ईयर्स के लिए। 6th एजीएम तक अपॉइंटेड रहेगा। और ये बात आपको आरओसी को बतानी पड़ेगी, कौन से फॉर्म के थ्रू, कौन सा फॉर्म सबमिट करोगे, ऑडिटर फॉर्म नंबर 1 विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जिस दिन भी उसको अपॉइंट करोगे आप, जिस दिन भी आपकी एजीएम होगी, उसके अगले 15 दिन में इस फॉर्म को फिलअप करके इसकी एक कॉपी किसको दे देना, आरओसी को, और बता देना कि भाई तुमने किसको अपॉइंट किया। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। अब अगर सरकारी कंपनी है तो आप जिस भी क्वालिफाइड ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, ध्यान देना, कब अपॉइंट करते हैं ये लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जैसे ये लोग कब अपॉइंट करते हैं, एजीएम में, पहली एजीएम में। ये लोग अपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे जब फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ उससे 180 दिन के अंदर दूसरा ऑडिटर आ जाएगा, जो कब तक के होल्ड करेगा, ऑफिस को अगली एजीएम तक। सर इनमें ज्यादा 5 साल के लिए अपॉइंट क्यों नहीं करते, अगर एक ही व्यक्ति को टैग अपने डिपार्टमेंट में या सरकारी कंपनी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में
ज्यादा सालों के लिए अपॉइंट कर लेंगे तो फिर ये लोग ना लालची हो जाते हैं, करप्शन ब्राइबिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, बायसनेस आ जाती है, फिर वहां पर फेमिलियरिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इसलिए इनको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और इनको अपॉइंट कब किया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर के बोलो चालू होने के अगले 6 महीने में या अगले 180 दिन में। कब तक? अगली एजीएम तक, बस खत्म बात, सितंबर तक, अगस्त तक, जो भी रहेगा। क्लियर है? अरे बोलो, समझ में आया? एक बार रिपीट करो मेरे साथ। 139(1) क्या बोलता है? अगर कोई गैर सरकारी कंपनी है तो आप अपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपनी पहली एजीएम में मेंबर्स के द्वारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपॉइंट करके उसको ऑडिटर को अपॉइंट करोगे। 6th एजीएम तक वो अपॉइंटेड रहेगा, मतलब 5 साल के लिए। और जिस दिन एजीएम करके उसको अपॉइंट करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन आरओसी को एडीटी फॉर्म नंबर 1 में 15 दिन के अंदर दे देना। सीएजी क्या कर रहा है? सीएजी अपने फर्दर ऑडिटर्स को अपॉइंट कम कर रहा है फाइनेंशियल चालू होने के अगले 180 दिन के अंदर। और कब तक? अगली एजीएम तक, बस अगली एजीएम तक, टिल नेक्स्ट एजीएम। रीजन बता दिया मैंने। हम नहीं चाहेंगे कि ये लोग ज्यादा टाइम बिताएं। ज्यादा टाइम बिताएंगे तो फैमिलिटी, पैसे की लालच, बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब क्या होता है? मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है? करने तो क्या पड़े, कौन कौन सी कंपनी में पहला और सब्सिक्वेंट वाला अपॉइंट होता है। तरीका, तरीका मतलब रूल 3 की बात हो रही है। रूल 3 की बात हो रही है। तो रूल 3 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है रूल 3? सबसे पहले इन केस ऑफ कंपनी, अगर किसी कंपनी में, ध्यान देना, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए किसको अपॉइंट करना है? ऑडिट कमेटी बनानी है। ऑडिट कमेटी क्या होती है? अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो वो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट्स के लिए, रिअपॉइंटमेंट्स के लिए, रिमूवल्स के लिए ऑलरेडी एक कमेटी बना के रखती है फुल ऑफ ऑडिटर्स। वो डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो इनमें ऑडिट कमेटी कंपलसरी होना। कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिबेंचर्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और मैं, तो अगर ये कंडीशन में से एक भी फुलफिल होती है तो आपको भी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। जो फुल ऑफ ऑडिटर्स है वो डिसाइड करेंगे आपके ऑडिटर कौन होगा। आपकी इंटरनल ऑडिट कमेटी। क्या लिखा है? अगर आपके यहाँ ऑडिट कमेटी है और आपको अपॉइंट करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क है तो वो नाम रिकमेंड करेंगे। किसका नाम रिकमेंड करेंगे? इंडिविजुअल का नाम या फिर ऑडिट फर्म का। फिर बोर्ड उस नाम पे सोचेगा, विचार करेगा। सही है ना? विचार करेगा। बोर्ड अगर एग्री कर गया कि हाँ ठीक है तुम्हारी बात सही थी या तुम्हारी बात पे हम एग्री करते हैं, बोलो, तो फिर वो उनका नाम कहाँ रिकमेंड करेगा? एजीएम में। किसके सामने? मेंबर्स के सामने। तो क्या है, अगर ऑडिट कमेटी है आपकी कंपनी में या बनाए जाने के लिए एलिजिबल हो आप, जो मैंने आपको भी ऊपर पढ़ाया, तो आप नाम रिकमेंड करोगे सिर्फ किसको? बीओडी को, ऑडिट फर्म के ऑडिटर के। वो उसको कंसिडर करेगा, भाई ये सही है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं है। फिर वो उस नाम को किसके सामने रखेगा? एजीएम में। किसके सामने? मेंबर्स के सामने। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार रीड आउट कर लो, तुरंत याद करो इसको, फटाफट तुरंत याद करो। यहां तक क्लियर हो गया? तो ऑडिट कमेटी का भी मैंने आपको फंक्शन समझा दिया। कुछ कंपनियों में, पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में तो कंपलसरी है, और जो कंपनियां लिमिट को फुलफिल करेंगे उनके भी ऑडिट कमेटी आपको बनाना पड़ेगा। यानी आप डिसीजन नहीं लोगे, कमेटी डिसीजन लेगी, रिकमेंड करेगी नाम को। क्या लिखा है? जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है, या वो कंपनी हो सकती है जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे, तो उनको कैसे है? मेरी पूरी बात सुनना। बोर्ड रिकमेंड कर देगा डायरेक्ट नाम, और उसी को फिर एजीएम में अप्रूव करके रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा। ठीक है? अगर बोर्ड एग्री कर जाए तो ये प्रोसीजर। अगर बोर्ड एग्री ना करे, बोर्ड बोलता है ऑडिट कमेटी वालों को कि यार तुम्हारे जो रिकमेंडेशन थे ना ऑडिटर के और फर्म के, वो उससे हम एग्री नहीं करते हैं, मजा नहीं आ रहा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनका एक्सपीरियंस हो सकता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो फिर वो क्या बोलेंगे? ये वापस ले लो आप नाम, हमें नहीं चाहिए। रीजन भी बताना पड़ेगा कि ये नाम जस्टिफाइड क्यों है, डिसएग्री क्यों कर रहे हो आप इनसे, बोर्ड को बताना पड़ेगा रीजन। आप क्या हो रहा है? इफ ए ऑडिट कमेटी डज नॉट रिकंसिडर इट्स रिकमेंडेशन, वो सोच ही नहीं रहे हैं।
वो बोल रहे हैं यार आप हमको जस्टिफाई करो क्यों आप नाम भेज रहे हो वापस, आप क्यों नहीं एग्री कर रहे हो? तो बीओडी रिकॉर्ड द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट, आपको रीजन बताने पड़ेंगे, है ना? और ये रीजन आपको किसको बताने पड़ेंगे? बोलो क्या लिखा है? रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट एंड फॉरवर्ड इट्स ओन रिकमेंडेशन टू द मेंबर्स इन द एज। क्या मतलब हुआ उसका? अगर बोर्ड बोलता है ऑडिट कमेटी को मजा नहीं आया तुम्हारे नाम में, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, मैनेजरियल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सुनना मेरी पूरी बात, तो तुम अपने रिकमेंडेशन दो कि भाई तुम क्या रीजन दे रहे हो कि तुम हमारे दिए हुए नाम अपॉइंट नहीं करना चाह रहे हो। और अगर तुम हमारे दिए हुए नाम अपॉइंट नहीं करना चाह रहे हो तो पहले तो तुम रीजंस दो डिसएग्रीमेंट के, और तुम अपनी रिकमेंडेशन को फिर किसको भेजो? मेंबर्स को, क्योंकि तुम हमारे नाम तो रिकमेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? तो मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पर, उससे क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा पढ़ना। अगर बोर्ड डिसएग्री कर जाए किससे? ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से, तो वो पहले तो वो उनकी रिकमेंडेशन को बोलो रेफर बैक कर देगा कि आप अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए। साथ में रीजन भी देना पड़ेगा क्यों ये नाम आपको सही नहीं लग रहे एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, रीजन सेट करने पड़ेंगे। फिर अगर ऑडिट कमेटी बोलो उनके रिकमेंडेशंस रिकंसिडर नहीं करती है, बोलती नहीं हम हमारे हिसाब से तो ये सही नाम ही है, हमको तो नहीं लग रहा, हम कहीं गलत है, तो ऑडिट कमेटी बोलेगी तुम बता दो, बोर्ड रिकमेंड करेगा फिर कि मेरे हिसाब से ये ऑडिटर होना चाहिए, और आप हमारे रिकमेंडेशंस का डिसएग्रीमेंट का रीजन भी बताओ, हमारे डिसएग्रीमेंट के रीजंस और अपनी रिकमेंडेशन, ये दोनों किसको भेज दो आप? मेंबर्स को, और एजीएम में रेजोल्यूशन पास कर लो, सिंपल। हमारे को जो रीजन दिया आपने हमारे नाम को रिकमेंड ना करने के, उसके रीजंस और अपनी खुद की रिकमेंडेशन किसको दे दो? मेंबर्स को। ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगर डज नॉट रिकंसिडर इट्स रिकमेंडेशन, तो बीओडी क्या बोल रहा है? मैं रीजन बता रहा हूं कि मुझे क्यों वो नाम नहीं जमे, और मैं अपनी रिकमेंडेशन भी भेज रहा हूँ किसको, मतलब रीजंस और अपनी रिकमेंडेशन में एजीएम में भेज रहा हूँ। क्लियर हो गया? 130 बोलो रूल 3 ऑफ कॉमन बोलो कंपनीज रूल 2014, जिनको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी है और जो इनको अपॉइंट नहीं करनी तो उनका यही खत्म हो गया। अपॉइंट करनी है तो अब अपॉइंट करने के बाद में भी ये नहीं कि वो जो बोलेंगे वो कटु सत्य है, उनकी बात मान लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं मानोगे तो ये पूरा पैराग्राफ अपने को करना पड़ेगा। क्लियर? खत्म हो गई बात। अब ये लिखा हुआ है कि बिफोर अपॉइंटिंग ऑडिटर, ऑडिट कमेटी और बीओडी, जहां ऑडिट कमेटी की जरूरत है वो, और जहां ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है, यहाँ जहां वो अपॉइंटेड ही नहीं है, बीओडी क्या करेगा? क्या कंसिडर करना होगा? क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया क्या पहले, कोई कभी कभी उसके सर्टिफिकेशन को कैंसिल किया गया है या उसे काम से हटाया गया है, उसने कोई फ्रॉड किया है ना, कोई लालच वाले काम किया है, कोई पैसे का लेन देन किया है, उसकी इंडिपेंडेंस कितनी मेंटेन रही है। फिर बोले बेटा क्वालिफिकेशन है ना, क्यूईडी बोलते हैं इसको, और ये सीसी। मेरी पूरी बात सुनना, क्या क्या ले रहे हैं हम लोग? उसकी रिटर्न कंसेंट ले रहे हैं, बोलो, अरे बोलो, रिटर्न कंसेंट ले रहे हैं, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन उसका चेक करेंगे, अगर इंडिविजुअल और फर्म इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट और इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड कब हो जाते हैं लोग? जो 144 में आ जाते हैं, या वो जो आपको पढ़ाया था मैंने डिस्क्वालिफिकेशन ऊपर, वो रिश्तेदारों वाला है ना, लोन वाला, एंडेट वाला, वही लोग एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। जो अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं वो इस पर द कंपनी एक्ट है, लिमिट्स के अंदर है ना, प्रपोज अमाउंट इज विद इन द लिमिट्स। क्लियर है? लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, अगर उसके खिलाफ या उसकी फर्म के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही थी या उसे किसी ऑडिट फर्म के पार्टनर के खिलाफ पेंडिंग है, सुनना मेरी पूरी बात, तो आपको रीजन बताने पड़ेंगे। प्रोफेशनल मैटर्स को लेके थी, वो भी डिस्क्लोज की गई है सर्टिफिकेट में, और ट्रू एंड करेक्ट है, क्योंकि प्रोसीडिंग ही चल रही है ना, प्रोसीडिंग तो किसी के खिलाफ भी चल सकती है। किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है तो ऑडिटर या ऑडिट फर्म या उसके पार्टनर के अगेंस्ट में कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को लेकर कोई प्रोसीडिंग है तो उसको भी डिस्क्लोजर में आपको बताना पड़ेगा। समझे?
तो अपॉइंट करने से पहले ये सब काम करने पड़ेंगे। अपॉइंट करने से ये सब काम पहले काम करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्लियर। ये लिमिट वाले में याद है वो आ जाएगा कि 20 कंपनियों से ज्यादा अपॉइंटेड नहीं है वो। 20 नहीं है, मतलब 20 के अंदर ही है। 20 से ज्यादा होगा तो आपको पता लिमिट एक्सीड हो जाएगी। एज पर दैट का मतलब क्या होता है? 5 साल वाला रूल और 10 साल वाला रूल। रोटेशन, अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल, उसके बाद अपॉइंट नहीं होगा। और अगर फॉर्म्स है तो 5-5 के 2 टर्म। पढ़ेंगे नहीं पढ़े अपन? ठीक है। तो सीसी का मतलब अपन क्या लिख लेंगे? कंसेंट प्लस सर्टिफिकेशन। कंसेंट भी लेनी है और उसका सर्टिफिकेशन भी चेक करना है, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। आप एलिजिबल हो, आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, जो हमने कंडीशंस पढ़ी 144 में, और जो ऊपर क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एक्ट के अनुसार अपॉइंट कर रहे हैं, लिमिट्स में है। इंडिविजुअल लिमिट्स 20 है और फॉर्म में 20 प्लस हो जाएगी पार्टनर्स की। कोई प्रोसीडिंग थी आपके खिलाफ या आपके फॉर्म के खिलाफ या आपके पार्टनर के खिलाफ, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को लेकर, और वो भी पेंडिंग है। पेंडिंग है, वो ट्रू एंड करेक्ट। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? अरे बोले यहां तक समझा गया? सही है ना? छोटी छोटी चीजें हैं यार, अपने को बड़े ध्यान दें। एक ना ऑफिशियल कैजुअल वैकेंसी वाला देख लो आप, 139(8). अगर कोई गैर सरकारी कंपनी में सडनली कैजुअल वैकेंसी आती है, जैसे आपने उसने रेजिग्नेशन दे दिया 5 साल से पहले, या आपने उसको रिमूव कर दिया, अब जगह खाली हो गई सडनली, या उसकी मौत हो गई, अब इंसॉल्वेंट हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रेजिग्नेशन, रिमूवल, मौत, इंसॉल्वेंट। तो क्या करना पड़ेगा? जिस दिन जगह खाली हुई है उसके 30 दिन के अंदर वो जगह भरनी पड़ेगी आपको इस कंपनी में। अब वो व्यक्ति कब तक अपॉइंटेड रहेगा? अगली एजीएम तक। पूरे 5 साल नहीं रहेगा, या वो रिमेनिंग पूरे टर्म में नहीं रहेगा, अगली एजीएम तक रहेगा। क्लियर है? अगली एजीएम, फिर अगली एजीएम में क्या करेंगे? ये तो उसी को रीअपॉइंट कर लेंगे या किसी और को फिर लेके आएंगे। ये होगा सरकारी कंपनी में होगी, अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई तो सीएजी अपॉइंट करेगा वैकेंसी आने के 30 दिन के अंदर। सीएजी नहीं करे, सीएजी अगर अपॉइंट नहीं करेगा, वो जगह नहीं भरेगा, तो बीओडी करेगा अगले 30 दिन के अंदर। इसमें मेंबर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी सब चीज के लिए थोड़ा मेंबर को अलाउ कर देंगे। बट अगर ये जगह खाली हुई है बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन, उसने छोड़ के गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोड़ के गया मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। जैसे बायजूस में आपने देखा होगा, डेलॉट छोड़ के चले गया था, तो बायजूस को फिर वो देखो, फिर कंपनी को रीजन बताने पड़ेंगे कि क्यों छोड़ के गया कोई ऑडिटर हमारे यहाँ से। और फिर सुनना, फिर दूसरे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से। कितने दिन के अंदर? 3 मंथ्स के अंदर, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। अगर कोई छोड़ के गया है तो क्यों गया है, और अब नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो रिकमेंडेशन किसकी होगी? बोर्ड ऑफ ऑडिटर की। तो 3 महीने के अंदर आपको नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, बट उसकी अप्रूवल कौन देगा? आप शेयर होल्डर देंगे जनरल मीटिंग में। अगर कोई छोड़ के गया तो, आपने निकाला है तो बात अलग है, छोड़ के गया तो उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। नाम भी रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड। फिर अप्रूवल भी किससे लेंगे हम लोग? शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में। अगर वैकेंसी किस वजह से क्रिएट हुई है? रेजिग्नेशन की वजह से। किस वजह से? रेजिग्नेशन। अब ये रिमूवल रेजिग्नेशन लिखा है ना, रिमूवल और रेजिग्नेशन। रिमूवल मतलब हटाना, रेजिग्नेशन मतलब छोड़ के जाना। क्या करना पड़ेगा भाई साहब? क्या लिखा है बोलो? बीओडी को क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन भी काम हो जाएगा ना रे। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। लो, रिमूवल रेजिग्नेशन अगर हुआ है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। बोर्ड रेजोल्यूशन के कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। जब अपॉइंट किए थे तो क्या था? ADT 1। बोलो, अगर रिमूवल कर रहे, समय से पहले निकाल रहे उसको, तो क्या है? ADT 2। है ना? जैसे आपने किसी ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, अब आप उसको 2 साल में रिमूव कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। बहुत बढ़िया। स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड नहीं है। फिर ये एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसको? सीजी को, अप्रूवल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से फॉर्म में भेजना पड़ेगा? ADT 2 फॉर्म में। ये फॉर्मेट होता है ना, ये तो ADT 1 का अपॉइंटमेंट था, तो रिमूवल के लिए ADT 2। ठीक है। सीजी का अगर अप्रूवल मिल गया आपको, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो उसके बाद क्या पास करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या होल्ड करके? जनरल मीटिंग। कितने दिन के अंदर? 60 दिन। सीजी ने अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल बाय सीजी। सीजी के अप्रूवल मिलने के विद इन 60 डेज
वो क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा एक जनरल मीटिंग में। और वो जनरल मीटिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर एजीएम में हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, एजीएम नहीं होगी तो फिर ईजीएम करनी पड़ेगी। मगर कोई भी मीटिंग हो, पास क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 की मेजोरिटी या 75% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी निकालने से पहले, किसी भी ऑडिटर को निकालने से पहले आपको क्या देनी पड़ती है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। आपको उसके रीजन सुनने पड़ेंगे, आपको उससे पूछना पड़ेगा हम आपको क्यों ना निकाले, वो अपने कारण देगा फिर आपका। सही है, ये लिख लेना आप लोग। 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 2 साल में रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में फिर एप्लीकेशन देके अप्रूवल लेना पड़ेगा। बोलो, सीजी को बताना पड़ेगा, सीजी से आपने अप्रूवल लिया, हटाने के लिए उसको एडीटी फॉर्म नंबर 2 भर के सीजी ने आपको अप्रूवल दिया, फिर हटाने के लिए आप अगले 60 दिन में क्या करोगे, बोलो एसआर पास करोगे जनरल मीटिंग में 3/4 के रेजोल्यूशन। यानी आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आप कल से ऑडिटर नहीं हो, आप कल से मत आना। अरे पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी आपको एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से। सही है, शॉर्ट फॉर्म में तो याद हो जाना चाहिए आपको, बी आर 30 days, फिर सीजी, फिर 60 days, फिर एसआर, ये याद हो जाना चाहिए आपको। ये क्या है, रिमूवल, हटाया, हटा रहे होकर उसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर। और ये रेजिग्नेशन है, तो रेजिग्नेशन तो बहुत इजी है। अरे हटना रे माँ, क्लियर हो गया यहां तक आपको? यहां तक क्लियर हो गया क्या आपको? क्लियर, सही है, ये कर लो ना यार आप लोग फटाफट। और ये रेजिग्नेशन है, इतना पढ़ा के मेरा काम खत्म। अब आप इसके रिविजन्स कर लेना, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना। रेजिग्नेशन भी पढ़ा देता हूं मैं आप लोगों को। अपॉइंटमेंट के लिए एडीटी 1, रिमूवल के लिए एडीटी 2, सही है। रेजिग्नेशन के लिए क्या लिखा है, एडीटी 3। अगर गवर्नमेंट कंपनी है या अदर केसेस है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, कौन से फॉर्म में रेजिग्नेशन दोगे आप, एडीटी 3 फॉर्म भरोगे। रेजिग्नेशन के कितने दिन के अंदर फाइल करोगे उसको कंपनी के पास, 30 दिन के अंदर। आप छोड़ रहे हो ना, तो 30 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा। सही है, किसको फाइल करोगे, किसको दोगे आप छोड़ रहे हो कंपनी को तो किसको दोगे आप, बोले बेटा। कंपनी को, रजिस्ट्रार को, सीएजी को, सरकारी कंपनी है तो। और यहां पर सिर्फ कंपनी है रजिस्ट्रार, क्योंकि अदर देन सरकारी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट कंपनी है। क्लियर हो गया? तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन लोग, मान लेते हैं सी है, समझा रहा हूं आपको, सी एक्स, उसने 1 अगस्त को रेजिग्नेशन दे दिया। अब उन्हें क्या बोला, दे दिया तूने रेजिग्नेशन, तो एडीटी 3 फॉर्म में देखो फिलअप करना पड़ेगा ना, रेजिग्नेशन फॉर्म वो है तेरा, एडीटी 3 है। बोलो, अगले 30 दिन में क्या करना पड़ेगा आपको, एडीटी 3 फाइल करोगे आप। रेजिग्नेशन लेटर बना दिया, अगले 30 दिन में कंपनी को बताओ आप, या कंपनी से रिलेटेड जो अथॉरिटीज है, एडीटी 3 फॉर्म में। ठीक है, एडीटी 3 फाइल करोगे किस किस के पास में, कंपनी प्लस आरओसी, और सरकारी कंपनी को तो सीएजी भी ऐड हो जाएगा। तो रेजिग्नेशन लेटर की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक आप अगले 30 दिन में एडीटी 3 फॉर्म में ये बातें किसको ना बता दें, इन लोगों को। और अगर आप ये सब काम नहीं कर पा रहे हो गैर सरकारी और सरकारी कंपनी में, तो देखना उसमें फिर फाइन कितना है आपको, 50,000 रुपए का फाइन है। और जो भी आपकी रेम्यूनरेशन होगी उसका इक्वल फाइन लगेगा, विच एवर इज लेस। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 30,000 का फाइन, 1 लाख है तो 50,000 का फाइन। और अगर आप कंटिन्यू फेल करते हो, आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो एडीटी 3 30 दिन, तो हर दिन लेट करने का 500 रुपए का एक्स्ट्रा फाइन। मैक्सिमम कितना होगा, 2 लाख। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? फिनिश हो गया? सही है। ये पढ़ने के बाद मुझे बता देना, आप लोग समझ जाएंगे अगर आपको चीजें तो। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो तुरंत पूछ लेना बेटा। चलो टेक केयर, बाय, टाटा।